हेलो दोस्तों, मैं अंकुर जानी आज लेके आऊँ आपको अपने YouTube चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो बना के लेके आऊँ रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल का नेक्स्ट वीडियो। आज करेंगे क्लास कंपोनेंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, क्लास कंपोनेंट इन रिएक्ट जेएस। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम बात करने वाले हैं क्लास कंपोनेंट के बारे में रिएक्ट जेएस में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको मैंने फंक्शनल कंपोनेंट क्या होते हैं उस बारे में मैंने आपको बताया। जिस किसी ने भी मेरी वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके मेरी ये वीडियो देख सकता है आइकन पे क्लिक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी वीडियो। हमारा आज का टॉपिक है क्लास कंपोनेंट रिएक्ट जेएस। आपको मैंने पहले ही पुरानी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हमारे पास अलग अलग तरह के कंपोनेंट होते हैं रिएक्ट जेएस में। तो आज हम बात कर रहे हैं दूसरे क्लास कंपोनेंट के बारे में। इससे पहले मैंने फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में बताया था, तो आज मैं आपको बताने वाला क्लास कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्लास कंपोनेंट के बारे में। आज इस वीडियो में मैं आपके 4 टॉपिक्स कवर करूंगा और साथ ही आपको आखिर में हर बार की तरह एक वीडियो हर बार की तरह कोडिंग एग्जांपल भी आपको मैं दिखाऊंगा कि हम ये चीजें अपने कोड में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक कौन कौन से पॉइंट के वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो पहला है कि हमारा क्लास कंपोनेंट क्या चीज होती है, कैसे हम बेसिकली क्लास कंपोनेंट क्या होता है, कैसे हम इन्हें, दूसरा है कि कैसे हम उन्हें यूज कर सकते हैं अपने रिएक्ट जेएस के एप्लीकेशन में। तीसरा है थर्ड की उनकी क्या एडवांटेजेस होती है, फोर्थ क्या उनकी डिसएडवांटेज होती है। तो चलिए हमारी जो पहला पॉइंट है वो है व्हाट इज क्लास कंपोनेंट। तो क्लास कंपोनेंट क्या होता है, एक तरह की, जैसा कि मैंने आपको फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में बताया, ये भी एक तरह का कंपोनेंट होता है जो कि रिएक्ट जेएस हमें प्रोवाइड करता है। तो जो क्लास कंपोनेंट होता है वो हमें क्रिएट करता है एक रिएक्ट जेएस में। हमारे पास एक ES6 क्लासेस प्रोवाइड करता है, उसके बेस पे उसके थ्रू हम ये क्लास कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। दूसरा क्या है, ये एक्सटेंड करता है बेस कंपोनेंट को, जो कि हमारा मेन मास्टर कंपोनेंट होता है। हमारा जो भी क्लास कंपोनेंट, जो भी हम अपनी एप्लीकेशन में क्लास कंपोनेंट बनाते हैं वो एक्सटेंड करता है बेस क्लास को, जो कि इसकी बेस क्लास है। उसको हम कहते हैं रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। उस बेस क्लास के सारे अपने फीचर या हम अपनी क्लास कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। वो मैं बताऊंगा कि कोड में हम कैसे यूज करेंगे ताकि आपको एक अच्छे से समझ में आ जाए। और थर्ड पॉइंट ये है कि क्लास कंपोनेंट में क्या होता है, एक रेंडर मेथड होता है जो कि आपको एक रिएक्ट एलिमेंट रिटर्न करके देता है। रेंडर आपका क्लास कंपोनेंट आप कोई भी बनाओगे अपनी एप्लीकेशन में, रेंडर होगा ही। बिना रेंडर मेथड के आप क्लास कंपोनेंट को क्रिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो रेंडर मेथड के अंदर आपका एक रिटर्न होता है, जो कि आपको रिएक्ट एलिमेंट जो भी आप अपने यूआई में दिखाना चाहते हैं वो रिएक्ट एलिमेंट कैसे काम करता है वो मैं आपको दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा भी। तो ये एक एग्जांपल मैंने बनाया हुआ है ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। तो यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया है कोड में कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये बेस कंपोनेंट है, हमने यहाँ कंपोनेंट नाम की चीज को इंपोर्ट किया है। दरअसल कंपोनेंट क्या होता है, बेस कंपोनेंट है जो कि जब भी हम क्लास कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो हम उसकी प्रॉपर्टी को अपने में इनहेरिट करने के लिए हम एक्सटर्निंग यूज करते हैं। ये एक तरह का इनहेरिटेंस जो लैंग्वेज जो होती है इनहेरिटेंस प्रोवाइड करती है, जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट की सारी प्रॉपर्टी उसके चाइल्ड कंपोनेंट जो कि उसे एक्सेस कर रहा हो उसमें आ जाती है विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड। तो ये एक तरह की इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ एक क्लास काउंटर बनाई है और मैंने एक कंपोनेंट, एक मेरी जो बेस क्लास है रिएक्ट की, उसे मैंने एक्सटेंड किया है। अब यहाँ आपको बहुत सारे कंस्ट्रक्टर, सुपर, इंक्रीमेंट और ये दिखाई दे रहा होगा, ये मैं आपको वन बाय वन आपको समझाऊंगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रॉप्स है और उसके अंदर सुपर और दिस डॉट स्टेट है। कंस्ट्रक्टर प्रॉप्स का मतलब ये क्या होता है कि प्रॉपर्टी जो भी इनिशियली प्रॉपर्टी है ये कंस्ट्रक्टर कॉल करता है हमारे बेस कंपोनेंट के कंस्ट्रक्टर को, उसके में ये प्रॉपर्टी पास ऑन करता है। सुपर भी ये काम करता है। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, बेसिकली जबकि आप इनिशियली प्रॉपर्टी, अगर आप किसी भी चीज को वेरिएबल को इनिशियलाइज करो तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब आप यहाँ देखोगे यहाँ सुपर में प्रॉप्स कॉल हो रखा। तो सुपर में प्रॉप्स कॉल का मतलब ये है कि सुपर क्या काम करता है कि आपके बेस कंपोनेंट के सुपर के मेथड को कॉल करता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। कोई भी प्रॉपर्टी, क्योंकि जो हमारा बेस कंपोनेंट है वो हमारी प्रॉपर्टी लेता है, प्रॉप्स एज आर्गुमेंट लेता है अपने उसके सुपर कंस्ट्रक्टर में, सुपर में। तो हमें भी यहाँ ये प्रॉप्स पास करने पड़ेंगे। हम यहाँ दिस डॉट स्टेट, फंक्शनल और क्लास कंपोनेंट में स्टेट को कॉलिंग करने के तरीके अलग अलग है। फंक्शनल में हम स्टेट को यूज स्टेट हुक नाम से कॉल करते हैं, क्योंकि हमारे पास फंक्शनल में बहुत तरह के हुक्स हमें प्रोवाइड करे गए हैं जिसके हेल्प से हम अपनी स्टेट को मेंटेन करते हैं। लेकिन हमारे पास क्लास कंपोनेंट में ऐसी कोई वो नहीं है। हमारे पास यहाँ इसमें हम दिस डॉट स्टेट के हेल्प से हम स्टेट को मैनेज करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं दिस डॉट स्टेट में मैंने एक काउंट की वैल्यू को 0 लिया। यहाँ दरअसल इस पूरे प्रोग्राम में मैं एक इंक्रीमेंट बटन बनाया, उसके इंक्रीमेंट के
क्लिक पे मैं अपनी काउंट को वैल्यू को प्लस कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक इंक्रीमेंट काउंट का एक फंक्शन बनाया हुआ, दिस डॉट सेट स्टेट में कर रहा हूँ और काउंट की वैल्यू को प्लस कर दे रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्लास कंपोनेंट में मेरा एक रेंडर मेथड होता है। रेंडर मेथड बेसिकली क्या करता है, रिटर्न जितने भी आपने यूआई को वैल्यू दे रखी होगी, जितने भी रिटर्न की स्टेटमेंट आपके कंटेंट होगा, जो भी मैटर होगा, वो सब आपके रेंडर के थ्रू होके, रेंडर क्या करता है, आपके सारी चीजों को रिटर्न करके यूआई पे डिस्प्ले करवाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं रेंडर के अंदर मेरे पास रिटर्न स्टेटमेंट है और रिटर्न के अंदर मेरी H1 H2 है। H2 में मैंने काउंटर लिया, बटन पे मैंने क्लिक किया। तो यहाँ जैसे फंक्शनल कंपोनेंट में हम दिस यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वहां दिस सपोर्ट नहीं करता है, वो खाली क्लास कंपोनेंट में करता है। क्लास कंपोनेंट में क्या होता है, दिस करंट ऑब्जेक्ट को, क्योंकि क्लास बेस्ड कंपोनेंट है तो दिस क्या होता है, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो मैंने दिस डॉट इंक्रीमेंट काउंट करेगा, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये इंक्रीमेंट काउंट इस काउंट को जाएगा और ये सेट स्टेट में काउंट की वैल्यू को +1 कर देगा। तो ऐसे ही एग्जांपल, ऐसे ही क्लास कंपोनेंट को काम करता है। ठीक है, तो अब हम हमारा यूज केस क्या है कि हम अपने क्लास कंपोनेंट को, क्या स्टेप्स होते हैं अगर हमें अपने वेब एप्लीकेशन में क्लास कंपोनेंट का यूज करना है। तो देखिए यहाँ 5 तरह के पॉइंट मैंने आपको दिखाए हुए हैं, तो वन बाय हम एक एक को लेते हैं। ठीक है, पहला है क्रिएटिंग क्लास कंपोनेंट। ठीक है, हमें पता है कि हमें सबसे पहले क्लास कंपोनेंट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टार्ट बाय इंपोर्टिंग द रिएक्ट लाइब्रेरी एंड एक्सटेंडिंग द कंपोनेंट क्लास। ठीक है, ये मैंने आपको अभी हम अपनी पुरानी इस स्लाइड में दिखाया, देखिए हमें इंपोर्ट रिएक्ट करना है, कंपोनेंट को भी फ्रॉम रिएक्ट से हमें इन चीजों को इंपोर्ट करना है। ठीक है, फिर डिफाइनिंग स्टेट, इनिशियलाइज द स्टेट ऑब्जेक्ट विद इन द कंस्ट्रक्टर मेथड। हमारी जो स्टेट है, जो हम अपने क्लास कंपोनेंट में अपनी स्टेट को यूज करना चाह रहे हैं, तो हमें वो स्टेट ऑब्जेक्ट में कंस्ट्रक्टर के अंदर हम अपनी स्टेट को मैनेज करेंगे। मैं साइड बाय साइड आपको दिखाता भी जा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये बात कर रहा है सेकंड पॉइंट की, जिसमें हम अपनी स्टेट को, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने अपनी स्टेट को रखा हुआ है, वो भी कंस्ट्रक्टर के विद इन, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने अपनी स्टेट को विद इन रखा हुआ। ठीक है, हमने एक रेंडर, ये क्या कह रहा है कि रेंडर डिफाइन द रेंडर मेथड टू रिटर्न द JSX मार्कअप। तो रेंडर मेथड हमारे पास ऑलरेडी यहाँ है, जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में एक रेंडर मेथड होता है, जो कि सारी JSX को, जो भी हम JSX एलिमेंट रखेंगे वो यूआई पे रेंडर करके हमें दिखाएगा। फिर हमारी जो हैंडलिंग इवेंट होते हैं, फैट स्टेट, हम यूज इवेंट हैंडलर फैट स्टेट मेथड टू हैंडल यूजर इंटरेक्शन एंड अपडेट कंपोनेंट स्टेट। कंपोनेंट की स्टेट को अपडेट करने के लिए, जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में फैट स्टेट मेथड यूज किया हुआ ऑन क्लिक बटन के ऑन क्लिक पे, तो मैंने एक फंक्शन बनाया, उसके ऊपर मैंने दिस डॉट फैट स्टेट यूज किया। ये वही, ये ऐसे हम अपने क्लास बेस में हम अपने हैंडलिंग अपने इवेंट को हैंडल करते हैं। ठीक है, हम यूटिलाइज लाइफ साइकिल, इंप्लीमेंटिंग लाइफ साइकिल मेथड सच एज कंपोनेंट डिड माउंट एंड कंपोनेंट डिड अपडेट एक्सेट्रा फॉर हैंडलिंग साइड इफेक्ट एंड मैनेजिंग कंपोनेंट लाइफ साइकिल। एक्चुअली क्या था, कंपोनेंट डिड माउंट और कंपोनेंट डिड अपडेट लाइफ साइकिल मेथड होता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, जो कि फंक्शनल कंपोनेंट में नहीं होता है। उसकी जगह हम हुक होता है, उसकी जगह हम हुक यूज करते हैं। बट अगर हम अपनी वेब एप्लीकेशन में क्लास कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, तो हमें ये लाइफ साइकिल मेथड यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हमें ये करने हैं या नहीं करने हैं। ठीक है, तो ये हम आगे चलते हैं। तो यहाँ एक मैंने एग्जांपल आपको समझाने के लिए बनाया, तो मैंने क्या किया हो, एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट ग्रीटिंग नाम से एक क्लास कंपोनेंट बनाया हो, जैसे कि हमारी पुरानी स्लाइड में था कि हमें रिएक्ट और कंपोनेंट को हम रिएक्ट से इंपोर्ट करवाएंगे, साथ ही मैं एक्सटेंड करूंगा। ठीक है, यहाँ रेंडर मेथड, यहाँ एक मैंने रेंडर मेथड, मैंने एक सिंपल क्लास कंपोनेंट बनाया जो कि ग्रीटिंग है, जो एक क्या लेता है, प्रॉप्स लेता है। अभी यहाँ आपको कंस्ट्रक्टर नेम मिलेगा, कंस्ट्रक्टर आपको बेस क्लास में मिलेगा, जिसमें हमने ये ग्रीटिंग को अपलोड किया हुआ। तो यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, कांस्टेंट नेम मैंने लिया, प्री प्रॉप्स में हम दिस डॉट प्रॉप, हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट में प्रॉप्स को दिस डॉट प्रॉप से कॉल करेंगे, जबकि फंक्शनल में हम डायरेक्टली प्रॉप्स को कॉल करते हैं विदाउट यूज ऑफ दिस। तो यहाँ हम क्या कर रहा हूँ, मैं प्रॉप्स से मैंने नेम वैल्यू ले रहा हूँ, हेलो नेम में कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये मेरा ऐप है। ठीक है, ये मेरा ऐप क्लास कंपोनेंट है, यहाँ रेंडर मेथड रिटर्न स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ मैंने 3 तरह के, यहाँ मैंने अपने ग्रीटिंग जो मैंने कंपोनेंट बनाया है, इसको यहाँ इंपोर्ट करवाया ऊपर। उसके बाद मैंने यहाँ 3 वैल्यू दे दी, नेम एलिस, नेम बॉब और नेम चार्ली। ये नेम मैंने एज ए प्रॉप पास किए कंपोनेंट में। तो ये कंपोनेंट क्या करेंगे, उस नेम को ही वो यहाँ आ जाएंगे। जब आप इसे रन करोगे प्रोग्राम को, तो आपको अलग अलग नेम देखने को मिलेंगे। ठीक है, जितनी बार भी आप कंपोनेंट है, तो ये 2-3 बार कंपोनेंट कॉल हुई, तो आपको 3 बार ये आपको ऐसे नेम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा, जिसमें मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी करूंगा, साथ ही यूज करूंगा क्लास कंपोनेंट, ताकि आपको अच्छे से समझ में जाए। मैं उसके एग्जांपल में आपको इंक्रीमेंट काउंटर भी करके दिखाऊंगा, डिक्रीमेंट भी करके दिखाऊंगा,
ठीक है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से क्लास कंपोनेंट समझ में आ जाए। अभी हम मैं आखिरी में वो बताऊंगा। अभी मैं हम यहाँ पहले एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्लास बेस्ड कंपोनेंट पे क्या होता है वो बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एडवांटेज क्या होता है, स्टेट मैनेजमेंट क्या है। पहला एडवांटेज है स्टेट मैनेजमेंट है। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्या होता है, वो मैनेज करती थी अपने आप अपनी स्टेट को मैनेज करता है विद द हेल्प ऑफ फटी स्टेट मेथड। वो होल्ड भी कर सकता है, मैनेज कर सकता है। ये अगर हमें स्टेटफुल लॉजिक अगर हमें लगाना है तो हमारे पास फटी स्टेट मेथड है, वो हमारे बहुत ही काम की चीज है, जो कि हम स्टेट मैनेजमेंट क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये उनके जो लाइफ साइकिल मेथड होगा, कोई क्लास कंपोनेंट में हमारे पास लाइफ साइकिल मेथड होता है, जैसे कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट डिड अनमाउंट डाटा। तो वो क्या करता है, हुक करता है। अगर हमें कुछ अलग अलग फेज में, जैसे अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट डिड माउंट, इसका मतलब ये होता है कि जब हमारा कंपोनेंट हमारे डोम पे लोड होता है तब ये कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होता है। और इनकेस अगर कोई हमारी स्टेट या प्रॉपर्टी चेंज होती है ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर पे, तो हमारा कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल होता है। और जैसे कि हमारा जब हमारा कंपोनेंट अनलोड होता है तो हमारा कंपोनेंट विल अनमाउंट कॉल होता है। ये एक ऐसे लाइफ साइकिल मेथड है जो क्लास कंपोनेंट में काम करते हैं। ठीक है, ऐसे हम डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ कंपोनेंट लाइफ साइकिल यूज कर सकते हैं अपने वेब एप्लीकेशन कोड में, जहां हमने क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज कर रखे हो। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है, क्लियर स्ट्रक्चर। तो क्लास कंपोनेंट क्या करता है, हमारे पास क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ताकि वो क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है कोड को इजीली लार्ज एप्लीकेशन के। ठीक है, और इजी रिफैक्टरिंग के लिए क्या होता है कि उसमें क्या होता है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट मतलब इजीली हम स्टेट फॉरवर्ड रिफैक्टर कर सकते हैं। अलग अलग पॉइंट में हम हम उसमें इंडिविजुअल यूनिट में उसे तोड़ सकते हैं, और इनकैप्सुलेट रिलेटेड लॉजिकल सिंगल कंपोनेंट में अगर हमें सिंपल लॉजिक लिखना है तो हम उसे इंडिविजुअल कंपोनेंट लॉजिक में रिलेट कर सकते हैं। अब उनके साथ ही जब हम बात कर रहे हैं एडवांटेज, तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में डिसएडवांटेज भी होना जायज है। तो यहाँ हमारे पास कुछ डिसएडवांटेज है क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, तो चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। पहला है बॉलर प्लेट कोड। क्लास बेस्ड कंपोनेंट बॉलर प्लेट कोड हमें ज्यादा चाहिए होता है कंपेयर टू फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, क्योंकि मतलब इसे मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हमें इसमें ज्यादा रिक्वायर करती है बॉलर प्लेट कोड की। ठीक है, बॉलर प्लेट कोड क्या होता है, जिसमें हम कमांड रन करके वो ऑटोमेटिकली बॉलर प्लेट कोड हमें जनरेट करके देखा, उसमें हमें खुद से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके ES6 में क्या होता है, सिंटैक्स अनफैमिलियर होता है, क्योंकि डिफरेंट प्रोग्रामिंग जो बैकग्राउंड से लोग आते हैं वो ES6 के जो सिंटैक्स होता है बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, और मतलब कि जल्दी से वो किसी से मतलब अच्छे से वो समझ में नहीं आते, तो वो थोड़े हार्ड होते हैं समझने के लिए। थर्ड क्या परफॉर्मेंस का होती है, उनकी क्लास बेस्ड कंपोनेंट में इम्प्लीकेशन होती है, परफॉर्मेंस ज्यादा होती है, जिसमें ज्यादातर हमारी स्टेट अपडेट बार बार अपडेट होती है ड्यू टू फैट स्टेट मेथड, तो उसमें हमारी जो परफॉर्मेंस होती है वो भी इफेक्ट होती है। तो ऐसे हम अपनी क्लास बेस्ड कंपोनेंट को, ये कुछ डिसएडवांटेज थे क्लास बेस्ड कंपोनेंट के, जिसको मैं आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपके साथ ही मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको इस PDF को लिंक भी कर दूंगा, ताकि आपको अगर समझना हो तो आप मेरी इस PDF में जाके आपको अच्छे से पॉइंट वाइज पॉइंट करना है। तो चलिए एक लास्ट के रोज हर बार की तरह आपको एक एग्जांपल कोड मैं करके दिखाता हूँ। तो आज हम तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक कोड बनाते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाएंगे, एक काउंटर बनाएंगे। ठीक है, ये मेरे पास ऑलरेडी है। चलिए मैंने स्टार्ट करता हूँ, ये देखता हूँ, ये एक्चुअली मैं एक टर्मिनल ओपन करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। लेट्स सी कि ये क्या मुझे दिखाएगा। अभी शायद मेरे ख्याल से ये कोड सिंपल ही है, तो लर्न सिंपल फाइल स्ट्रक्चर मुझे कोड मेरे ख्याल से मुझे दिखाने वाला है। सिंपल जो हम लोड करते हैं, जब हम क्रिएट करते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन, तो ये मेरे हिसाब से मुझे वो दिखाएगा। थोड़ा देख लेते हैं। हमारा सर्वर चल गया है, पेज ओपन होगा। अब जा हमारा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो गया। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन बनाते हैं, एक सिंपल एग्जांपल बनाते हैं। ये सब हमें हटाना पड़ेगा, हमें इसकी जरूरत नहीं। अभी हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे, हमें पहले क्लास बनानी पड़ेगी। ठीक है, पहले हम क्लास ऐप हम सिंपल यही बनाएंगे। हम एक्सटेंड करेंगे ऐप को, ये हम फंक्शन हम क्या करते हैं, हमारा पहला पॉइंट क्या है कि हम एक्सटेंड करते हैं कंपोनेंट को, हम कंपोनेंट यूज करते हैं। ठीक है, मैंने कंपोनेंट इंपोर्ट कर दिया, ये मेरे पास क्लास आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक
रेंडर मेथड होता है हमारे पास अंदर, और उसके अंदर एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है। ठीक है, रिटर्न में मैं क्या करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ और डिव के पास में एक h1 एक एलिमेंट बना दूंगा। तो मैं लिख दूंगा दिस इज अ क्लास कंपोनेंट। तो लेट्स सी ये हमें क्या दिखाता है अपने कोड में। ये मेरा क्लास कंपोनेंट कॉल हुआ। ठीक है, अब हम चलेंगे, अब हम बात करेंगे एक अब हमें क्या करना, अब हमें एक स्टेट मेंटेन करनी है। ठीक है, तो स्टेट मेंटेन करने के लिए ऑलरेडी मैंने कंस्ट्रक्टर बनाता है, हम कंस्ट्रक्टर बनाता है प्रॉप्स, जैसे कि हमें कॉल करना पड़ता है, और सुपर जो कि हम प्रॉप्स जो कि हम बेस क्लास के सुपर को कॉल करते हैं। तो यहाँ दिस डॉट स्टेट मैं ले लूंगा, मैं एक इसमें काउंट की वैल्यू को 0 लूंगा। ठीक है, काउंट मैंने 0 लिया। ठीक है, और मेरा एक मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ मैं br में यहाँ एक मैं अपनी p में मैं एक काउंटर ले लेता हूँ, और काउंटर में मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू को स्टेट की वैल्यू को काउंट को सेट करता हूँ। ठीक है, लेट्स सी है ये हमें क्या दिखा देगा कोड में। देखिए ये काउंटर आ गया आपका, थोड़ा स्पेस दे देता। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक बटन बनाना है, हमें एक बटन चाहिए जो कि इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, अभी हम एक बटन बनाएंगे। अभी हम बटन बनाते हैं इंक्रीमेंट, और एक और बटन मैं आपके सामने ही बना लेता हूँ। NBFC हम स्पेस दे देंगे, NBFC नॉन ब्रेकिंग स्पेस है, न्यू स्पेस के लिए काम आता। ठीक है, तो हम एक बटन यहाँ बना लेता है, ये बटन हम बनाएंगे डिक्रीमेंट के लिए। ठीक है, तो लेट्स सी ये हमारे दो बटन आ गए हैं। हाँ, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमारे दो बटन आ गए हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें बटन पे एक फंक्शन कॉल करेंगे क्लिक पे कि ये हमारे दिस डॉट इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, तो इंक्रीमेंट करने के लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। इंक्रीमेंट करने के लिए ये हमारे पास एक फंक्शन है, तो दिस डॉट सेट स्टेट कैसे हम क्या करते हैं, दिस डॉट सेट स्टेट करेंगे अगर हमें काउंट की वैल्यू को प्लस करना हो, तो दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, क्योंकि दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें काउंट की वैल्यू को एक्सेस करना है जो कि हमारी इनिशियल है। ठीक है, तो हमें दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट की हेल्प से हमें काउंट के सामने क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, उस वैल्यू को हमें क्या करना, +1 करना, तो हम यहाँ +1 कर देंगे। ठीक है, ये सेव किया। तो चलिए देखते हैं कि क्या इंक्रीमेंट होने पे हमारा +1 हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, हाँ जी, ये देख सकते हैं आप, इंक्रीमेंट पे हमारा 1 2 3 4 मैंने क्लिक करता जा रहा हूँ तो ये प्लस हो रहा है। तो अब हमारे पास चाहिए, हमें डिक्रीमेंट की फंक्शनलिटी लगाएंगे। तो ऐसे ही हमें एक बटन के ऑन क्लिक पे हमें डिक्रीमेंट की फंक्शनलिटी लगानी है। ठीक है, तो हम ठीक वैसे ही जैसे हमने इंक्रीमेंट को कॉल किया वैसे हम डिक्रीमेंट को कॉल करेंगे, क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन फॉर इंक्रीमेंट है, तो डिक्रीमेंट को कॉल करेंगे फंक्शन, और यहाँ मैं क्या करूँगा, दिस डॉट सेट स्टेट। ठीक है, ऐसे ही बस इसमें क्या करेंगे, हम काउंट की वैल्यू को -1 कर देंगे, क्योंकि हमें जो हमारी करंट स्टेट की काउंट की वैल्यू जो प्लस हो रही है हमें वो वैल्यू -1 करनी है। ठीक है, तो ये मैं सेव करता हूँ। तो चलिए देखते हैं, हमने यहाँ इंक्रीमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 10 15 20 तक जा रहा है, 20 तक करते हैं। ठीक है, और अब करते हैं डिक्रीमेंट। ये देखिए ये क्या हो रहा है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट काउंटर डिक्रीमेंट है। लेकिन एक प्रॉब्लम आपको यहाँ आएगी कोड में, तो जब आप डिक्रीमेंट 0 के बाद डिक्रीमेंट करेंगे तो ये वैल्यू माइनस में चली जाएगी। तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम कंडीशन करेंगे डिक्रीमेंट पे, अगर हमारे पास काउंट की वैल्यू दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट की वैल्यू जब तक हमारे पास 0 से बड़ी हो तब तक वैल्यू को डिक्रीमेंट करें। ठीक है, अगर वैल्यू बड़ी होगी तो डिक्रीमेंट करेगी, नहीं होगी तो क्या करेगा, उस वैल्यू को 0 पे सेट कर देगा। दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या डिक्रीमेंट, वो हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई। रिलोड करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे 5 तक, डिक्रीमेंट करता है। ठीक है, ये देखिए यह है। अब प्रॉब्लम एक और यहाँ ये है कि आपको डिक्रीमेंट में आप क्लिक कर रहे हैं तो क्या करें हम, जैसे हमारी वैल्यू 0 से नीचे है तो हम इसकी वैल्यू को डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक हम मेथड ले लेंगे डिसेबल्ड, जो कि हम ट्रू कर देंगे। ठीक है,
और इस डिसेबल्ड को हम डिक्रीमेंट में लगा देंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे हमारी कोई वैल्यू 0 होगी तो डिसेबल्ड हमारे पास डिसेबल्ड ही दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है। तो जब आप इसे डिसेबल्ड इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हाँ, वो डिसेबल्ड इज नॉट डिफाइंड, मैंने दिस डॉट स्टेट नहीं लगाया, स्टेट डॉट डिसेबल्ड। रीलोड करेंगे, ये देखिए ये आप किया, देखिए 1 2 3 4 करेंगे, लेकिन क्या रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमारा प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, हम इंक्रीमेंट के टाइम पे इसे इसकी स्टेट को अपडेट करते हैं। और वो कैसे करेंगे, तो डिसेबल्ड कर देंगे ट्रू, डिसेबल्ड कर देंगे फॉल्स, ताकि जैसे वो वैल्यू 0 से बढ़ेगी तो वैल्यू, तो वो क्या हुआ, इनेबल हो जाएगा। दिखाता हूँ, ये देखिए। और जैसे डिक्रीमेंट 0 करेंगे, 0 के बाद ये डिसेबल हो जाएगा। डिसेबल हमें करना है, डिसेबल हम नहीं कर, अच्छा डिसेबल हमने नहीं लगाया, तो हमें दिस डॉट सेट स्टेट यहाँ लगाना पड़ेगा डिसेबल करने के लिए। तो ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू को डिसेबल ट्रू कर देगा। तो इस वैल्यू को डिसेबल ट्रू हो जाएगी। सेव करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे देख सकते हैं, जब हम लोड कर रहे हैं तो डिक्रीमेंट नहीं है, क्योंकि 0 से नीचे नहीं जाएगा। तो जब हम इंक्रीमेंट करते हैं तो इनेबल होता है, और जब डिक्रीमेंट करते हैं तो 0 के बाद ही डिसेबल, ये देखिए। तो ऐसे ही क्लास बेस्ड कंपोनेंट का एग्जांपल था जो मैंने दिखाया। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।